हेलो गाइज, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। थैंक यू शुभम फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जुआनो मेंशन में दो वेस्टर्न बिजनेसमैन आए होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं हम लोग को यहाँ पे काउंट जुआनो ने लाखों की डील करने के लिए बुलाया है। तो आखिर काउंट कहाँ पे है, वो दिख क्यों नहीं रहे। क्रिस बोल रहा होता है आज यहाँ पे सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा। ट्रेडमैन बोल रहा होता है जो पूरा कैसल है वो कितने में बिकेगा ये भी तुम डिसाइड करोगे। क्रिस बोल रहा होता है किसने बोला कि हमारा कैसल बिकने वाला है। ट्रेडमैन बोल रहा होता है अगर आप लाखों का बिजनेस करने की बात कर रहे हैं तो आपके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप बेच सके। आपके जुआनो मेंशन के लिए हम लोग 2 लाख गोल्ड कॉइन दे सकते हैं। वहीं आपके 30,000 एकड़ फर्टाइल जमीन के लिए हम लोग 90,000 गोल्ड दे सकते हैं। टोटल मिला के होता है 2,90,000 गोल्ड। क्रिस बोल रहा होता है हमारी फैमिली की ना ही जमीनें बिकेगी ना ही कैसल। ट्रेडमैन बोल रहा होता है तो फिर आप लोग क्या वैल्यूबल बेचने वाले हैं। क्रिस बोल रहा होता है जिन्हें जाके लेके आओ। बॉक्स खोलते हुए ट्रेडमैन भी सोच रहा होता है आखिर कौन सी मिस्टीरियस चीज है। ये कोई ज्वेलरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी ज्वेलरी की कीमत 1 लाख गोल्ड तो नहीं हो सकता। लेकिन तभी वो बॉक्स खोलते हुए काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके अंदर एक मिरर पड़ा होता है। ट्रेडमैन सोच रहा होता है आखिर मिरर इतना क्लियर कैसे हो सकता है, चाहे ब्रॉन्ज का मिरर हो या सिल्वर का मिरर। यहाँ तक क्रिस्टल के मिरर को भी इसे कंपेयर नहीं कर सकते। इसमें प्रॉपर रिफ्लेक्शन दिख रही है। उससे बड़ी बात यह है कि जो मिरर है काफी ज्यादा लाइट वेट है। इस चीज को लेके हम काफी बिजनेस कर सकते हैं। ये काफी महंगी बिकेगी। अगर ये चीज हम लोगों को मिल गई तो हम लोग पैसे के समंदर में नहाएंगे। क्रिस बोल रहा होता है आपके हाथों में जो मिरर है वो तकरीबन 1 फुट लंबा है। आपके हिसाब से इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। ट्रेडमैन बोल रहा होता है इतनी महंगी चीजें सिर्फ ऑक्शन में बिकती है, जो हाईएस्ट बिड करता है वो जीतता है। क्रिस बोल रहा होता है फिर भी रिटेल में से क्या प्राइस लगेगी। ट्रेडमैन बोल रहा होता है जो वेल्दी नोबल से वो इसके पीछे पागल हो जाएंगे। वो लोग आराम से इसके लिए 100 गोल्ड तो दे ही देंगे। अगर हमारे पास में फ्यूचर में से बहुत सारे मिरर आ जाते हैं तो भी इसकी प्राइस घटकर 20 गोल्ड ही रहेगी। इससे इसकी प्राइस नहीं घटने वाली। मिस्टर क्रिस क्या आप हमको इसकी प्राइस बता सकते हैं। क्रिस बोल रहा होता है इस 1 फुट लंबे मिरर की कीमत सिर्फ 1 सिल्वर कॉइन है। ये बात सुनकर ट्रेडमैन शॉक्ड हो गया होता है। ट्रेडमैन बोल रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है, सिर्फ 1 सिल्वर कॉइन में इतना क्लियर मिरर कैसे मिल रहा है। इतना अच्छा मिरर बनाने वाला ही कम से कम 10 गोल्ड ले लेगा। क्रिस बोल रहा होता है अगर आप इसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवाते हैं तो जो बनाने की कॉस्ट वो आधी हो जाएगी। ट्रेडमैन सोच रहा होता है फिलहाल ये 1 सिल्वर कॉइन का है, अगर इसकी वैल्यू भी आधी कर दी जाए तो ये तो आधा सिल्वर कॉइन हो जाएगा और ये बिक सकता है कम से कम 100 गोल्ड कॉइन में। आखिर यहाँ पे कितना प्रॉफिट है। इस बिजनेस में तो सिर्फ फायदा ही फायदा है। ट्रेडमैन बोल रहा होता है मिस्टर क्रिस आपके पास में ऐसे कितने मिरर है, हम आपको 10,000 गोल्ड कॉइन देने के लिए तैयार है। आपके पास में जितना भी आप हमको दे दीजिए। क्रिस सोच रहा होता है ये बंदा प्राइस कम नहीं दे रहा है। क्रिस बोल रहा होता है हमारे पास में बहुत ही कम क्राफ्ट्समैन है और हमारे पास में सिर्फ 1000 मिरर ही है। ट्रेडमैन बोल रहा होता है अगर हर एक मिरर इसी क्वालिटी का हुआ तो हम आपको एक मिरर के ऊपर 10 गोल्ड कॉइन देने के लिए तैयार है, जिससे कि टोटल अमाउंट होता है 10,000 गोल्ड कॉइन। क्रिस बोल रहा होता है नहीं मैं इसको 1 मिलियन गोल्ड कॉइन में बेचूंगा। ट्रेडमैन सोच रहा होता है 1 मिलियन, क्या तुम पागल हो चुके हो, मैं इतना क्यों दूंगा। क्रिस बोल रहा होता है मैं आपको सिर्फ ये मिरर नहीं बेच रहा, मैं आपको इस मिरर के बनाने का तरीका बेच रहा हूँ, वो भी सिर्फ आपकी फैमिली को। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जितना भी फ्यूचर में बनने वाली मिरर की इंडस्ट्रीज है वो सभी के सभी मैं आपको बेच रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही कम रेट बोली है। इसकी सिर्फ एक ही शर्त है, आपको जितना भी ग्लास है वो हमारे घर से खरीदना पड़ेगा। अगर आपके पास में मिरर बनाने की टेक्निक आ गई तो ये नुआन बैंक को हराना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये नुआन बैंक हमेशा आपको नीचे दिखाते हुए आया है, उसको हराने में आपको काफी मजा आएगा। ट्रेडमैन सोच रहा होता है इस तरीके से मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ और तियांगदा सोसाइटी में मेरी इज्जत भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्रिस बोल रहा होता है अगर ये चीज आप मुझसे नहीं खरीदेंगे तो मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता, मुझे यूनियन बैंक के पास में जाना ही पड़ेगा। इससे मुझे डर है कि आपको कुछ और सालों के लिए यूनियन बैंक के नीचे दबके रहना होगा। ट्रेडमैन सोच रहा होता है ये बंदा एक मास्टर है, इसको ये तो पता है कि हमको किस चीज की जरूरत है, इसको ये भी पता है कि आखिर हमारा डर क्या है। ट्रेडमैन बोल रहा होता है आखिर आप हमको ग्लास कितने में बेचने का सोच रहे हैं। क्रिस बोल रहा होता है हर एक मिरर जितने में बिकेगा उसका 5% अमाउंट हमको चाहिए, जिससे कि हम दोनों को अच्छा खासा पैसा मिले। ट्रेडमैन बोल रहा होता है 1 मिलियन गोल्ड बहुत ही ज्यादा होता है, इतने में तो हम पूरे तियानन प्रोविंस के टैक्सेस को भर दे, ये मेरे अथॉरिटी के पार है। अगर आप 4 लाख गोल्ड की बात करते हैं तो मैं इसको हाथों हाथ खरीद लूंगा। क्रिस सोच रहा होता है ये बंदा मेरे साथ में काफी चालाकी कर रहा है, ये यहाँ पे 4 लाख गोल्ड कॉइन में इस टेक्निक को लेने की बात कर रहा है, वही 3 लाख गोल्ड कॉइन में हमारा कैसल और हमारी जमीन ले लेगा। इस तरीके से 7 लाख गोल्ड कॉइन में हमारा पूरा कर्जा भी चुक जाएगा और हमारा सब कुछ इसको मिल भी जाएगा। ट्रेडमैन बोल रहा होता है मिस्टर क्रिस आप लोग के पास में सिर्फ आधा महीना ही बाकी है और हम आपकी एकमात्र चॉइस है, हमको मिस मत करिए। क्रिस बोल रहा होता है ठीक है फिर बात को आगे बढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मुझे समझ में आ गया आखिर आप तियांदा एयरलाइंस में इतने छोटे क्यों हैं। आपके पास में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है लेकिन फिर भी आप इसको ग्रैब नहीं कर रहे। आप 1 मिलियन गोल्ड कॉइन को बहुत ही ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन मेरी नजर में 1 मिलियन गोल्ड कॉइन कुछ भी नहीं है। फर्क पड़ता है टेक्निक से और फ्यूचर से। मैं आपको पूरी एक इंडस्ट्री बेच रहा हूँ, लेकिन आपके लिए तो वो भी कम है। आपका लेवल बहुत ही कम है मुझसे बात करने के लिए, जिन्हें इनको छोड़ के आ जाओ। ट्रेडमैन बोल रहा होता है मैं भी देखता हूँ आखिर हमारे अलावा इसको तुमसे कौन खरीदता है।
तुम पक्का इसके बाद में यूनियन बैंक में ही जाओगे ना? वो लोग तुम्हारे दुश्मन है। जैसे मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तुम्हें काफी रिग्रेट होगा। तभी पीछे वाला बंदा जो कि ट्रीटमेंट के साथ में आया होता है वो बोलता है मिस्टर क्रिस मैं एग्री करता हूँ। क्रिस सोच रहा होता है मुझे अच्छा बिजनेस में मिल गया। वो बंदा बोल रहा होता है मेरा नाम है तियांग दाओ हुआंग टोंग, मुझे आपकी डील काफी ज्यादा पसंद आई। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के सामने नेगोशिएट करना एकदम गलत बात होती है। अगर आपके पैसे भी खत्म हो रहे तो आपको ऐसे मौके कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। मुझे पता है आप एक बहुत ही बेहतरीन डील दे रहे हैं। क्या आप मुझे वो 1000 मीटर दिखा सकते हैं जिससे कि मैं श्योर हो जाऊं कि हम इसका मास प्रोडक्शन कर सकते हैं और हम लोग साथ में मिलकर काम करना चालू कर दे। क्रिस बोल रहा होता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्हें गेट ओपन कर दो। जैसे ही गेट ओपन होता है हम देते हुए बहुत सारे मिरर्स होते हैं। क्रिस बोल रहा होता है आपको प्रूफ चाहिए होगा ना कि आखिर इतना सस्ता क्यों है। मैं आपको वर्कशॉप पे लेके नहीं जाऊंगा, मैं आपको यही बता दूंगा कि आखिर इतना सस्ता क्यों है। फिर क्रिस आगे बढ़ते हुए कुछ मिरर तोड़ देता है। वो दोनों बिजनेसमैन क्रिस को रोकते हुए बोल रहे होते हैं आखिर आप क्या कर रहे हैं, ये सभी के सभी पैसा है, प्लीज पैसे को मत खराब करिए। क्रिस बोल रहा होता है आप लोग यहाँ पे जल्दी करनी होगी, मुझे 10 दिन के अंदर जुआनो मेंशन के अंदर पैसा चाहिए। वो बिजनेसमैन बोलता है ठीक है, मैं तियांदा एयरलाइंस इस बात के लिए एग्री करता है कि आपकी कोई और रिक्वेस्ट भी है। क्रिस बोल रहा होता है अगर आप मेरे साथ में सिंसियरली बिजनेस कर रहे हैं तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है जब 3 लाख गोल्ड कॉइन की बात कर रहे हैं वो आप हमें जल्दी ही दे देंगे और बाकी पैसे को आपको हमको रफ गोल्ड में करके देना है। बिजनेसमैन सोच रहा होता है इनकी रिक्वेस्ट काफी ज्यादा अजीब है। फिर वो बोल रहा होता है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको 7 लाख गोल्ड कॉइन तो कैश में देंगे, वही हम आपको 21,000 किलोग्राम गोल्ड कॉइन रफ में देंगे। क्रिस बोल रहा होता है आप लोग को जो भी ट्रांसपोर्ट करवाना है उसको सीक्रेटली ट्रांसपोर्ट करवाना, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। हुआन कुआन बोल रहा होता है हमारे पास में 5-6 एल्डर्स है, उनमें से कोई भी इस बात को लीक नहीं करने वाला। फिर किस उन लोगों से हाथ मिलाते हुए बोल रहा होता है हम आपसे कुछ दिनों में मिलेंगे। हुआंग टोंग जिसने अभी किससे बात करी थी उसने 100 मिरर को अपने साथ में ले लिए और वो हॉर्स राइड करते हुए तियांदा लेंस की तरफ जाने लगा। जाते वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अगर उसने ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया तो वो कंट्री का सबसे अमीर बंदा हो जाएगा। वही सेम टाइम हम देखते हैं मुकॉन को जो कि पढ़ रहा होता है। क्रिस ने मुकॉन को वाटर पेन दिया होता है जिससे वो काफी फास्ट लिख पा रहा होता है। क्रिस सोच रहा होता है मुकॉन लिखने में काफी बड़ा मास्टर है, ये यहाँ पे बिना रुके कितना भी लिख सकता है। वही मुकॉन सोच रहा होता है जो पेन है मुझे बता इन लोगों ने मैजिक टूल दे दिया है, मैं इसे काफी तेज लिख सकता हूँ, मैं 1 घंटे में 500 वर्ड लिख पा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे बता इन लोगों की नई बुक को कॉपी करते हुए मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। पहले जो बुक थी बाउंडलेस विंड एंड मून वो मुझे इतनी समझ में नहीं आ रही थी, पर ये वाली काफी बढ़िया है। जिन मुकॉन ने 2 दिन और 1 रात को मिला के बुक को कॉपी कर दिया। इस बुक के अंदर कुल 50,000 वर्ड्स थे। क्रिस सोच रहा होता है मैं सोचता है एक क्लाइमेक्स चैप्टर लिखूं, लेकिन फिर भी जो मुकॉन ने लिखा है वो काफी अच्छा है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती है, या फिर तो क्यूआ को काफी ज्यादा पसंद आएगी या फिर तो वो कियान कैन को थप्पड़ मार के उसको खत्म कर देगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा लॉस होगा। अब ये सब कुछ क्यूआ के मूड पे डिपेंड करता है। फिर क्रिस गार्ड को बुक देते हुए बोल रहा होता है तुम्हें कैसे भी करके इस बुक को जू कियान कैन तक पहुँचाना है। गार्ड बोल रहा होता है टेंशन मत लीजिए, ये बुक कियान कैन तक पहुंच जाएगी। क्रिस सोच रहा होता है जिन मुकॉन का लिखने वाला काम काफी ज्यादा वैल्यूबल है। मुकॉन बोल रहा होता है बदल लो जो बुक है जर्नी टू द वेस्ट, ये काफी ज्यादा शानदार है, मुझे पता है ये बहुत ही बड़ी हिट होगी और ये बाउंडलेस विंड एंड मून से भी काफी ज्यादा पॉपुलर बनेगी। क्रिस भी बोल रहा होता है हाँ ये पॉपुलर तो होगी लेकिन इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि इसके अंदर बाउंडलेस विंड एंड मून की तरह आई कैचिंग चीजें नहीं बनाई गई है, इसके अंदर सब कुछ रियलिटी से लिया गया है। क्रिस बोल रहा होता है हम लोगों ने इस बुक को एक मेन रीजन की वजह से लिखा है, जिस वजह से ये बुक ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सकती, लेकिन जिस काम के लिए हम लोगों ने इसे लिखा अगर वो हो गया तो हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। मुकॉन बोल रहा होता है आखिर हमने ये किसके लिए लिखा है। क्रिस सोच रहा होता है हम लोगों ने जिसके लिए लिखा है वो जिन फैमिली का फ्यूचर डिसाइड करती है, फिलहाल तो वो भी बहुत ज्यादा दिक्कत में है, लगता है मुझे भी टाइट सिटी जाना पड़ेगा ताकि मैं पर्सनली क्यूआ से मिल सकूं। क्रिस बोल रहा होता है क्वीन ऑफ सी जल्दी हमारी मीटिंग होगी। सीन चेंज होता है, हम देते कियान कैन को बुक मिल गई होती है। कियान कैन सोच रही होती है ये बुक सच में काफी ज्यादा शानदार लिखी हुई है, ये बुक क्रिस ने ही लिखी है, ये स्टोरी इतनी बेहतरीन है कि बाकी सभी की स्टोरी को खत्म कर देगी और एक क्यूआ का दिल भी जीत लेगी। पक्का इसके बाद मुझे पर्सनल मेड की पोजीशन मिलने वाली है। अगले दिन हम देते क्यूआ को जिसके नाक से खून निकल रहा होता है। पर्सनल मेड बोल रही होती है मास्टर आपके नाक से फिर से खून आ रहा है। खून साफ करते हुए क्यूआ बोल रही होती है आखिर स्टोरी कौन सुनाने वाला है। पर्सनल मेड बोल रही होती है आज 4 लोग यहाँ पे आए हैं। क्यूआ बोल रही होती है उन लोगों को जल्दी बुलाओ। पर्सनल मेड सोच रही होती है स्टोरी टेलिंग सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है कि असल में आगे बढ़ने का। जो दूसरी कहानी सुनाने वाले होते हैं उनकी कहानी से यंग मिस काफी ज्यादा जल्दी बोर हो जाती है और उसके बाद सिर्फ मैं ही बचती हूँ उनके पास में। फिर वो 4 लड़की कहानी सुनाने के लिए आ गई होती है। कियान कैन किया को देखते हुए बोल रही होती है सच में काफी ज्यादा औसम दिखती है, इसको देखते पता नहीं क्यों मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है, लेकिन लगता है क्यूआ को मैं याद नहीं हूँ। फिर जब कियान कैन बाकी लड़की को देखती है फिर वो बोलते इनको देख के लग रहा है कि इनको क्यूआ काफी ज्यादा पसंद है। वहीं जो पर्सनल मेड लुई होती है वो कियान कैन को देख के मुंह बना लेती है। कियान कैन सोच रही होती है ये वो पहली लड़की है जिसको क्यूआ ने रेस्क्यू किया था, उसके बाद से ये क्यूआ के साथ में रह रही है। इसको यहाँ पे रहते हुए काफी लंबा टाइम हो गया है,
इसी वजह से यहाँ से हटना नहीं चाहती, लेकिन अब इसको नहीं पता कि मैं इसको रिप्लेस करने वाली हूँ। लुई बोल रही होती है यहाँ पर तुम लोग जो कहानियां बताने वाले हो उसका पहला नाम बताओ और मुझे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो कि आखिर वो कहानी किस चीज के बारे में होने वाली है। लेकिन हाँ, वो इंट्रोडक्शन 100 वर्ड्स के अंदर में ही होना चाहिए। जिसके स्टोरी का थीम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा उसकी स्टोरी यहाँ पे सुनाई जाएगी और बाकी तीनों वापस जाएंगे। पहली लड़की बोल रही होती है जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ उसका नाम है लेजेंड ऑफ किलिंग बैंडिट्स। ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में जिसके पेरेंट्स बहुत जल्दी मर गए थे और उसको एक मार्शल आर्ट के मास्टर ने बचाया। जब वो बड़ी हुई तो एक टॉप की मार्शल आर्ट मास्टर बनी और उसने अपने पेरेंट्स का रिवेंज लिया। कियान सोच रही होती है तो यहाँ पे मक्खन लगा रही है, मैंने ऐसे 1000 से भी ज्यादा कहानियां सुन रखी है। दूसरी लड़की बोल रही होती है जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ उसका नाम है लेजेंड ऑफ सन एंड द डॉटर ऑफ हीरोज। ये कहानी होने वाली एक ऐसी लड़की के बारे में जो कि बैंडिट्स के बीच में फंस चुकी है, लेकिन कैसे वो बुरे लोगों के बीच में रहते हुए अच्छी इंसान बनेगी और लोगों की रक्षा करेगी इसके बारे में है। कियान सोच रही होती है तो पहले वाली स्टोरी ऐसी ही है। ये जो मेरे 2 एनिमीज है तो काफी ज्यादा वीक निकले, इनके बीच में मेरी कहानी काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। तीसरी लड़की बोल रही होती है मेरी स्टोरी का नाम है फीमेल चैंपियन। मेरी जो कहानी है वो एक ऐसे फैमिली के बारे में बताएगी जहाँ पर जितने भी लड़के वो सभी टैलेंटलेस है। उन सभी के बीच में सिर्फ एक ही लड़की जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, वो अपना रूप बदल के एक लड़का बन के इंपीरियल एग्जामिनेशन को पास करेगी और आएगा उसे मार्केस का टाइटल मिलेगा। हम देते इस कहानी में क्यूआ काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। कियान सोच रही होती है क्यूआ तो इंटरेस्टेड लग रही है, हालांकि जो किसने कहानी लिखी है वो तो काफी ज्यादा शानदार है, लेकिन उसकी जो बुक का नाम है वो काफी ज्यादा एवरेज है, जो कि क्यूआ को ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। लगता है मुझे कहानी का नाम चेंज करना ही पड़ेगा। कियान बोल रही होती है जो मैं कहानी आपको बताने वाली हूँ उसका नाम है बुद्धा मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। क्यूआ सोच रही होती है तो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग नाम है। कियान बोल रही होती है हेवन के एंजल और अर्थ के गोडेस का एक स्टोन फिटस हुआ जो कि बहुत सालों बाद में जाके एक मंकी बन गया। बड़ा होकर उसे 72 ट्रांसफॉर्मेशन सीखा, हजारों किलोमीटर का ट्रेवल किया, आसमान से लेकर जमीन तक वो कुछ सेकंड में नाप देता था। उसने बहुत सारे गॉड्स को मारा और उसको गॉड किलर नाम मिला। उसने बुद्धा को डिस्ट्रॉय किया और जेड एम्परर को भी हराया। क्यूआ सोच रही होती है तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, मैंने ऐसी कहानी तो आज से पहले कभी भी नहीं सुनी। वही किया को काफी ज्यादा खुश देख के लुई सोच रही होती है मुझे इसको भगाना पड़ेगा। लुई बोल रही होती है भाई दूसरी लड़की रुक जाओ और बाकी से लड़की यहाँ से भाग जाओ। कियान सोच रही होती है ये कुत्ते अपने पावर का यूज करे मुझे भगाने के लिए। तभी क्यूआ बोल रही होती है मुझे बुद्धा मस्ट बी डिस्ट्रॉय कहानी सुननी है। कियान सोच रही होती है क्यूआ ने मेरे लिए स्टैंड लिया। फिर जो कियान होती है वो क्यूआ को ब्रीफली कहानी सुनाने लगती है। कहानी सुनाते वक्त कियान सोच रही होती है जो वर्ड्स है वो क्रिस ने यूज किए हैं ये काफी ज्यादा हाई लेवल के हैं। अगर मैं इसको सेम वर्ड्स बोल दूंगी तो इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसके लिए वर्ड्स इजी कर रही हूँ। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कहानी को खींचने के लिए कियान ने अपनी स्पीड को कम कर दिया। जो पहले दिन कियान ने क्यूआ को कहानी सुनाई पूरे 2 घंटे तक सुनाई, जिसमें उसने पूरे 8000 वर्ड्स बोले। इस कहानी में मंकी किंग पेट्रिया के पास में टेक्निक सीखने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन ये कहानी क्यूआ को काफी ज्यादा पसंद आती है। क्यूआ बोल रही होते इतना बड़ा खूबसूरत वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, आज तक मैंने जो भी कहानी सुनी थी वो सभी कचरा थी, ये एक बेहतरीन कहानी है। खड़े होते हुए क्यूआ बोल रही होती है आज के लिए इतना ही। कियान बोल रही होती है क्या मैंने कहानी को अच्छे से नहीं सुनाया। क्यूआ बोल रही होती है कहानी बहुत ही बेहतरीन है, मुझे तुम्हारी कहानी बहुत ही पसंद आई है, मैं इसको धीरे धीरे करके सुनूंगी। कियान सोच रही होती है इसने मेरी तारीफ करी। क्यूआ बोल रही होती है इस कहानी के कितने चैप्टर है। कियान बोल रही होती है मैं आपको 100 बार और सुना सकती हूँ। क्यूआ बोल रही होती है तुम मुझे एक बार दिन में और एक बार दोपहर में जरूर सुनाओ, अगर मैं फाइट करने के लिए बाहर भी जाती हूँ तो भी तुम मेरे साथ में चलोगी क्योंकि मुझे ये कहानी सुननी है। कियान सोच रही होती है फाइनली मुझे क्यूआ का साथ मिल गया। साथ ही वो काफी ज्यादा चिढ़ रही होती है और सोच रही होती है जो मैं अपनी बॉडी और ब्यूटी से नहीं कमा पाई वो काम किसी कुछ वर्ड्स ने कर दिखाया, आखिर वो किसी सब करता कैसे है। क्यूआ सोच रही होती है मुझे भी उस कहानी से सुंदर वर्ल्ड चाहिए और उसी मंकी किंग की तरह एकदम फ्री रहना है, लेकिन लगता है मुझे किसी का वेट करना पड़ेगा जो कि मुझे फ्री करेगा। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है टाइट सिटी और क्यूआ को फंसाने के लिए क्रिस और मुक्को ने काफी ज्यादा मेहनत करी। मुक्को ने अपने आप को लिखने के लिए पूरा झोंक दिया, उसने 5 दिन के अंदर 1 लाख वर्ड्स लिखे। क्रिस बोल रहा होता है मुक्को तुमने वापस काफी ज्यादा बेहतरीन काम किया है। वही मुक्कोन बोल रहा होता है मैं बहुत थक गया हूँ, मैं और काम नहीं कर सकता। क्रिस सोच रहा होता है जू कियान तो अब स्टेबल हो चुकी है, अगला स्टेप है तियांगदाओ मीटिंग, पैसे देने का वक्त बहुत ही करीब आ रहा है। मिस्टर हुआंगतोंग आपको जल्दी करनी पड़ेगी, मैंने आपके ऊपर बहुत भरोसा किया है। सीन चेंज होता है तियांगदाओ मीटिंग का सीन दिखा जाता है। मिरर को देखते हुए सारे एल्डर्स बोल रहे होते बहुत ही बेहतरीन मिरर है। पहला एल्डर बोल रहा होता है आखिर इस मिरर की कॉस्ट क्या है। हुआंगतोंग बोल रहा होता है ये 1 सिल्वर कॉइन का है। पहला बंदा बोल रहा होता है ये हमारे तियांगदाओ एलायंस के लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। दूसरा एल्डर बोल रहा होता है अगर हमें ये मिल गया तो हमें कभी भी यूनियन बैंक से डरने की जरूरत नहीं है। तीसरा एल्डर बोल रहा होता है यूनियन बैंक ऑफ गॉड हमारे साथ में है। तीसरे एल्डर बोल रहे होते हैं हम अभी सिल्क और स्पाइस के बिजनेस में है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कंपटीशन है और हम ज्यादा कमा नहीं पाते, पर इससे हम बहुत ज्यादा कमा पाएंगे क्योंकि मार्केट में कोई कंपटीशन है ही नहीं।
पांचों एल्डर बोल रहे होते 20 साल पहले हम लोग बैट हार गए थे, वही यिनुआन बैंक को बैट जीता था, लेकिन अब हमारी बारी है। हुआंग तोंग बोल रहा होता है मैंने बहुत ज्यादा नेगोशिएट किया, तब जाके वो बंदा मिरर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन हाँ यहाँ पे एक कंडीशन है। एल्डर्स पूछते हैं क्या हुआ। हुआंग तोंग बोल रहा होता है उस बंदे को 1 मिलियन गोल्ड चाहिए, वो भी 10 दिन के अंदर, लेकिन उसके पास से मुझे आने में 3 दिन लग चुके हैं, इसी वजह से हमारे पास में पूरे 7 दिन ही है। पहले तो वो सारे एल्डर्स एक दूसरे को देखते हैं। पहला एल्डर बोल रहा होता है सिर्फ 1 मिलियन कॉइन, ये तो कुछ भी नहीं है। दूसरा एल्डर बोल रहा होता है हाँ उसको ये पैसा दे दो। तीसरा एल्डर बोल रहा होता है कि किसी और को इस बिजनेस के बारे में पता चल गया तो वो इससे ज्यादा पैसे दे सकता है। चौथा एल्डर भी बोल रहा होता है जाओ जाके पैसे दो और इस मैटर को यहाँ पे खत्म करो। हुआंग तोंग बोल रहा होता है जुआनो मेंशन की कंडीशन है कि हम लोगों को उनसे मिरर खरीदना पड़ेगा और हम लोगों को उनको प्रॉफिट का 5% देना ही पड़ेगा। ये सुन के वो एल्डर्स कुछ भी नहीं बोलते। पहले एल्डर बोल रहे होते पहले तुम पे कर दो ताकि हम सिंसियरिटी को शो कर सके, बाकी हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। पहले 3 से लेके 5 साल तक तो हम उनसे ग्लास खरीदेंगे, लेकिन बाद में उन लोगों को हमको ग्लास के वर्कर्स को देना ही पड़ेगा जिससे कि वो कभी भी हम लोग को खत्म ना कर पाए। ठीक है जाओ तुम पैसे लेके जाओ। आगे हमें 9th डे का सीन दिखा जाता है। जो तियांदा एलायंस के बंदे होते हैं वो जुआनो सिटी आ गए होते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं जुआनो मेंशन अभी दिक्कत में है, तो इतना खाना उन लोगों ने क्यों मंगवाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने अपना कैसल बेच दिया हो। सच में जुआनो मेंशन अब खत्म होने वाला है। तभी उस कार्ड की तरफ एक घोड़ा दौड़ते हुए आता है और उस कार्ड से टकरा जाता है, जिसकी वजह से बोरो के अंदर रखा हुआ चावल गिरने लगता है। जैनजिन भी सोच रहा होता है सच में ये लोग खाना लेके जा रहे हैं। आगे हमें जुआनो मेंशन का सीन दिखा जाता है। ये जितने भी कार्ड्स होते हैं वो सभी के सभी जुआनो मेंशन पहुंच गए होते हैं। हम देखते जो पैसा होता है वो बोरो के अंदर नहीं होता बल्कि कार्ड्स के अंदर होता है। क्रिस सोच रहा होता है तियांदा एलायंस ने अपना काम कर दिया, वो भी काफी सेफ्टी के साथ में, बिना किसी को पता चले 1 मिलियन यहाँ तक भेजना काफी बड़ी बात है। हर एक कार्ड में यहाँ पे 200 किलोग्राम गोल्ड रखा गया है, जिसकी वजह से बाहर वाले लोगों को पता लगना काफी ज्यादा मुश्किल है। सच में ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वेस्टर्न एरिया पे काफी सालों तक रूल किया था। तियांदा एलायंस का बंदा आते हुए बोल रहा होता है मिस्टर क्रिस हम लोगों ने आपको 7 लाख गोल्ड कॉइन दे दिए हैं, साथ ही यहाँ पे 23,000 किलो रफ गोल्ड भी है। क्रिस सोच रहा होता है इस गोल्ड की क्वालिटी काफी ज्यादा खतरनाक है। तियांदा एलायंस का बंदा बोल रहा होता है वैसे तो 3 लाख गोल्ड कॉइन 21,000 किलो गोल्ड के बराबर होता है, लेकिन इसके अंदर इम्प्योरिटीज मिक्स है, इसी वजह से हमने आपको 23,000 किलोग्राम दिया है। आपको यहाँ पे लॉस नहीं होना चाहिए। इससे ही बड़ी बात यह है कि हमने इसको अभी नया माइन किया है, जो आपके पास में पहुंचा है वो एकदम ओरिजिनल फॉर्म है। क्रिस बोल रहा होता है सच में तियांदा एलायंस काफी तरीके से काम करती है। फिर क्रिस जिन्हाई को बुलाते हुए बोल रहा होता है जाओ अपना काम करना स्टार्ट कर दो। जिन्हाई बोल रहा होता है जल्दी करो हम यहाँ से निकलने वाले हैं। क्रिस सोच रहा होता है जिन्हाई काफी ज्यादा लॉयल है, इसके साथ में वांगे आइसलैंड 20,000 किलोग्राम गोल्ड भिजवाना काफी सेफ रहेगा। तभी तियांदा एलायंस का बंदा बोल रहा होता है मिस्टर क्रिस मुझे आपसे बात करनी थी। क्रिस बोल रहा होता है कि आपको ग्लास के ऊपर नेगोशिएट करना है। तियांदा एलायंस का बंदा बोल रहा होता है सच में काफी ज्यादा समझदार है। क्रिस बोल रहा होता है मिस्टर हुआंग मेरे साथ मेरे सीक्रेट वर्कशॉप चलिए। आगे वो लोग वर्कशॉप पे आ गए होते हैं। क्रिस मिस्टर हुआन को पूरा प्रोसेस बता देता है। मिस्टर हुआन सोच रहे होते तो काफी ज्यादा सिंपल था। ग्लास के ऊपर एक पतली सी सिल्वर की कोटिंग है, हालांकि जो सिल्वर है काफी ज्यादा प्योर है, इसी वजह से सब कुछ क्लियरली दिखता है। अगर सिल्वर में इम्प्योरिटीज होगी तो मिरर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतनी सी चीज बता के 1 मिलियन गोल्ड कॉइन कमाना बहुत ही बड़ी बात है। क्रिस बोल रहा होता है मैंने ग्लास मिरर बनाने के प्रोसेस को इस किताब में लिख दिया है, इसमें ये भी लिखा हुआ कि ग्लास की प्योरिटीज को कैसे बढ़ा सकते हैं। मिस्टर हुआंग सोच रहे होते इसमें तो काफी डिटेल में लिखा हुआ है। इस एक बुक की कीमत इन्होंने 1 मिलियन गोल्ड ली है। आज तक मैंने सुना था कि नॉलेज इज वेल्थ, लेकिन आज इन्होंने दिखा दिया कि नॉलेज रियलिटी में वेल्थ होती है। मिस्टर हुआंग बोल रहे होते आप काफी ज्यादा अमेजिंग है मिस्टर क्रिश, आज ऐसा बंदा कि अर्थ पे कैसे आ गया, आपके डील की वजह से मैं तियांदा एलायंस का एक एल्डर बन चुका हूँ। क्रिस बोल रहा होता है आपके प्रमोशन के लिए आपको कांग्रेचुलेशंस। मिस्टर हुआंग बोल रहे होते अभी मैं एल्डर बनने वाला हूँ तो आप मुझे बाद में कांग्रेचुलेट करिएगा। क्रिस बोल रहा होता है मैंने आपको मिरर बनाने का तरीका बता दिया है। रही बात ग्लास की तो 5 सालों तक आपको हमसे ग्लास लेना पड़ेगा। 5 साल बाद मैं आपको ग्लास बनाने का तरीका और वर्कर्स दोनों ही दे दूंगा, लेकिन उसके बाद ही हमें 3% अमाउंट चाहिए होगा। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है किसी यहाँ पे अपना काम ही निकलवा रहा है और अगली पार्टी को पता भी नहीं चल रहा। अगर किसी अपने वर्कर से ग्लास नहीं बनवाएगा तो उसे 1% का फायदा होगा और 3% उसको तियांदा एलायंस दे भी रही है, तो उससे 5 साल बाद किस उतना ही कमाएगा जितना कि अभी कमा रहा है। आज वो दिन आ चुका है जब जुआनो मेंशन को डेथ वापस करना है। सभी लोग काफी ज्यादा डरे और सहमे हुए हैं। सभी लोगों को लग रहा होता है कि जल्दी जुआनो मेंशन सीज होने वाला है, लेकिन यिनुआन बैंक से पहले जुआनो मेंशन में एक गेस्ट आता है। हम देखते यहाँ पे जुई पेन आया है जो कि हुआन मेंशन का क्राउन प्रिंस है। जुई पेन बोल रहा होता है मेरी जो बहन है उसको एक अननोन बीमारी हो गई है, हमें नहीं पता कि वो कब रिकवर करेगी, इसी वजह से हमारी जो एंगेजमेंट थी वो कैंसिल हो चुकी है। क्रिस सोच रहा होता है इस डिसीज से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, आखिर ये बंदा मेरी तरफ क्यों देख रहा है, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया।
तभी जो काउंटेस होती है वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को आग में डाल देती है। काउंट बोल रही होती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी सू फैमिली इसके ऊपर रिग्रेट नहीं करेगी। ज़ुईपेन अपने हाथ से कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ते हुए बोल रहा होता है, मैंने सुना है काउंट की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अपने फादर की तरफ से उनसे मिलने के लिए आया था। काउंटेस बोल रही होती है, उनसे आपको मिलने की कोई भी जरूरत नहीं है, उनकी तबीयत बहुत ही खराब है, उनसे मिलने से आपकी भी तबीयत खराब हो सकती है। ज़ुईपेन को जाते हुए देख के क्रिश बोल रहा होता है, जो ज़ुई फैमिली वाले हैं वो एक नंबर के कमीने हैं, वो कभी भी अपने लोगों का साथ नहीं देते। वुआन मैंसन के क्राउन प्रिंस के जाने के बाद में वहाँ पे एक और गेस्ट आते हैं, जो कि है सिक्स प्रिंस निनजिंग के छोटे भाई निनजिंग। काउंटर और सभी लोग बोल रहे होते हैं, सिक्स प्रिंस आपका स्वागत है। सिक्स प्रिंस सोच रहे होते हैं, जेनी दिखने में काफी ज्यादा सुंदर है, उसके बाकी सारे टैलेंट भी काफी ज्यादा शानदार है। वही साइड में खड़ा एक छोटा मोटा सन इन लॉ है, जिसने यहाँ पे बहुत ही लग्जरियस कपड़े पहन रखे हैं। निनजिंग बैठते हुए बोल रहा होता है, मैंने सुना है अंकल जुआनू काफी ज्यादा बीमार है, इसी वजह से मैं उनसे मिलने के लिए आ गया। काउंटेस बोल रही होते, योहानेस का सब कुछ ठीक है। निनजिंग बोल रहा होता है, मैंने सुना है जुआनू मैंसन फाइनेंशियली काफी ज्यादा दिक्कतों में चल रहा है और थोड़ी देर बाद में आप लोगों को यूनियन बैंक को बहुत सारा पैसा पे करना है। मुझे आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बुरा लगा, इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए कुछ पैसा लेके आया हूँ। काउंटेस सोच रही होती, जो सिक्स प्रिंस है वो किंग के काफी ज्यादा प्यारे बेटे हैं, जिन्होंने बचपन से जो भी कुछ चाहा है किंग ने इनके सारे ड्रीम को पूरा किया है। ये काफी ज्यादा डोमिनेंट और सेल्फिश है, इसी वजह से पब्लिसिटी से दूर नहीं रह पाते, लेकिन ये यहाँ पे पैसा लेके आए हैं, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। निनजिंग बोल रहा होता है, पैसा लेके आओ। फिर वहाँ पे गार्ड्स बहुत सारे पैसे लेके आने लगते हैं। काउंटेस बोल रही होती है, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। जब निनजिंग बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर कॉपर कॉइन्स पड़े होते हैं। क्रिस सोच रहा होता है, ये सारे कॉपर कॉइन्स है, अगर यहाँ पे जितना भी पैसा लेके आए उन सभी को जोड़ दिया जाए तो कुछ 100 गोल्ड कॉइन्स बनेंगे। क्या यहाँ पे किसी भिखारी को पैसा दे रहा है? निनजिंग बोल रहा होता है, मेरे पास में जितना भी पैसा था वो सारा मैं लेके आ गया, मुझे पक्का भरोसा है आंट आप इसको एक्सेप्ट करेंगी। क्रिस सोच रहा होता है, निनजी को मोनाक बहुत सारे पैसे देते खर्च करने के लिए और यहाँ पे कुछ 100 गोल्ड नहीं लेके आया है। आखिर ये जुआनू मैंसन आया क्यों है? क्या ये हम लोग को ह्यूमिलेट करने के लिए आया है? काउंटेस बोल रही होती है, आखिर ये क्या है? प्रिंस बोल रहे होते हैं, आपको तो पता ही है कि जुआनू मैंसन हमारे रिश्तेदार है, स्पेशली आप तो मेरी आंट है, और जुआनू मैंसन है वो सीसाइड से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से काफी प्यारी सीनरी दिखती है। इससे ही बड़ी बात यह है कि जो ये कैसल है ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, जो कि सारी लिविंग बीइंग से ऊपर है और अपने डोमिनेंस और खूबसूरती को शो करता है। मुझे ये और भी ज्यादा पसंद है। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं इस कैसल को सील कर लूंगा। मैं फादर से बोलूंगा कि वो मुझे ये दे दे। आंटा बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम लोग बहुत ही अच्छे रिलेटिव्स है, मैं इस कैसल का बहुत ही तरीके से ध्यान रखूंगा। प्रिंस की बातों को सुनकर काउंटेस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी क्रिस खड़ा होते हुए बोल रहा होता है, मतलब इन लोग को अच्छा फील नहीं हो रहा तो आप ऐसे जा सकते हैं। निनजिंग बोल रहा होता है, ठीक है मैं चलता हूँ, जब यूनियन बैंक यहाँ पे आएगी तब मैं आप लोगों से मिलने के लिए आऊंगा। जेनी बोल रही होती है, मॉम आप गुस्सा मत करिए। वही क्रिस सोच रहा होता है, सिक्स प्रिंस तो काफी ज्यादा एरोगेंट था, जो यूनियन बैंक था वो कम से कम 1 लाख गोल्ड कॉइन देने के लिए तैयार था इस कैसल के लिए, लेकिन तुम यहाँ पे कुछ कॉपर कॉइन्स के बदले में इसको खरीदना चाहते हो। अगर तुमने यहाँ पे अच्छे से बिहेव किया होता तो प्रिंस तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहता, लेकिन अब तुम्हें बहुत ही ज्यादा गंदी मौत मिलेगी। काउंटेस बोल रही होती है, मुझे ये बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मैं इसको और नहीं देखना चाहती, ये यहाँ पे आके हमारी जिन फैमिली का मजाक उड़ा रहा था। क्रिस बोल रहा होता है, हम लोग को थोड़ा बहुत तो मजाक सहना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वक्त आने से पहले आपको पता चल जाएगा कि जुआनू मैंसन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज जुआनू मैंसन में बहुत सारे लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, इसी वजह से कोई और नया बंदा यहाँ पे मिलने के लिए आया है। हम तो जो मिलने के लिए आई होती है वो होती है ईकेयू। ईकेयू बोल रही होती है, लिनमो मारा गया। क्रिस बोल रहा होता है, तो इससे हमें क्या करना है? ईकेयू बोल रही होती है, वांग सेंग ने जू फैमिली को रिप्लेस किया था, लेकिन अब जू फैमिली और लिन फैमिली, जो कि दोनों ही सिल्क के बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर है, वो दोनों के दोनों मारे जा चुके हैं। इसी वजह से तियानन प्रोविंस के जितने भी सिल्क फार्मर्स है वो काफी डरे हुए हैं। जुआनू मैंसन के जो आधे फार्मर्स है वो सिल्क की फार्मिंग करते हैं, अगर यहाँ पे कोई भी उनसे कोकून नहीं खरीदेगा तो उनका क्या होगा? हमारी जो चीफ फैमिली है वो इन लोगों की कंडीशन नहीं देख पाई, तो इसी वजह से हम लोग जू फैमिली और लिन फैमिली के वर्कशॉप को खरीद रहे हैं और सिल्क इंडस्ट्री को संभालने का जिम्मा ले रहे हैं। और जुआनू मैंसन के पास में 10,000 मलबरी एकड़ की जमीन है, अगर आपकी फैमिली उसे बेचना चाहे तो हम उसके लिए हाईएस्ट प्राइस दे सकते हैं। वैसे भी आप लोगों को पैसे की काफी जरूरत है। क्रिस सोच रहा होते हैं, झैंगजिन की नई फियांसे है। वैसे तो जुआनू मैंसन को चीफ फैमिली से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन झैंग फैमिली में शादी होने की वजह से ये लोग जू फैमिली के सिल्क का मार्केट खा रहे हैं और हमारे 10,000 एकड़ की जमीन भी लेना चाहते हैं। चीफ फैमिली को तो इसमें काफी ज्यादा फायदा हो गया। वैसे हमें जमीन बेचने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही हम इसको बेचने वाले हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने इसको नहीं बेचा तो चीफ फैमिली को पता चल जाएगा कि हमारे पास में बैकअप प्लान है। लगता है मुझे कुछ और एक्टिंग करनी पड़ेगी। अब फाइनली वो टाइम आ ही चुका जब यूनियन बैंक के लोग आने वाले हैं। यहाँ बहुत बड़े पैसे के लेन देन की बात होने वाली है, इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे फेमस स्कॉलर्स आ रखे हैं जो कि गवाह और सबूत बन सके। यहाँ पे गवर्नर झूरोंग से लेकर ड्यूक वांग सभी लोग आ रखे हैं। हम देखते काउंट की हालत काफी खराब हो रखी होती है। खांसते हुए काउंट बोल रहे होते, आज सभी लोगों का स्वागत है। अंकल वांग और सिक्स प्रिंस मैं आप लोगों को ग्रीट करता हूँ।
ये बोलते वो खांसने लगते हैं। ड्यूक वांग बोल रहे होते हैं मुझे तुमसे मिले हुए बस कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हारी हालत ये हो गई है। जब तुम जिसले आंसर का बैटल जीते थे तभी मैंने तुम्हें बता दिया था कि ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरी होने वाली है। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुम्हारी हालत आज ये नहीं होती। काउंट जिंजू चलाते हुए बोल रहे होते इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी फैमिली को कितना ही परेशान कर ले, हमारी फैमिली जैसे रहती थी वैसे ही रहेगी। हम लोग अपने 1000 ईयर के फाउंडेशन को खत्म नहीं करने वाले। क्रिस सोच रहा होता है फादर इन लोग की एक्टिंग स्किल तो काफी शानदार है। अब वक्त आ चुका है हम लोग को पूरा काम करने का। आगे हम देखते यूनुआन बैंक और काउंट की फैमिली आना सामने बैठ गए होते हैं। शू टिंग्यू बोल रहा होता है अंकल जुआनू, आपके जो फादर थे जिनयू, उन्होंने हमसे 1 मिलियन गोल्ड कोइन का उधार लिया था जिससे उन्होंने 3000 की आर्मी को इकट्ठा किया था। फिर उसके बाद उन्होंने पायरेट्स से फाइट की जिसके अंदर वो पूरी तरीके से हार गए और उनका एक भी बंदा नहीं बचा। काउंट बोल रहे होते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। शू टिंग्यू बोल रहा होता है इस लोन कॉन्ट्रैक्ट की पूरी कीमत है 1.7 मिलियन गोल्ड, 20 साल का इंटरेस्ट होता है 7 लाख गोल्ड। अंकल जुआनो ने इसके अंदर से 1 मिलियन गोल्ड दे दिया है। जो अमाउंट बच रहा है वो है 7 लाख गोल्ड। अब इस लोन को पे करने के लिए आखिरी दिन आ चुका है। वैसे तो ये टाइम 1 महीना पहले ही आ चुका था, लेकिन आपके फैमिली के सन इन लोग किसने बोला कि उसको 1 महीने का टाइम चाहिए, लेकिन शायद 1 महीना भी काफी नहीं था आप लोगों के पैसे को पे करने के लिए। क्रिस बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। शू टिंग्यू बोल रहा होता है कि यहाँ पे तुम आंसर नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ काउंट आंसर करेंगे। खांसते हुए काउंट बोल रहे होते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। खांसते खांसते काउंटर्स देखते कि काउंट के मुंह से खून निकल गया होता है। झूरोंग सोच रहा होता है काउंट दोनों काफी ज्यादा बीमार दिख रहे हैं, लगता है इनके पास में ज्यादा टाइम नहीं बचा। अगर ये खत्म होगा तो जिन फैमिली भी खत्म हो जाएगी। शू टिंग्यू बोल रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट में सिक्योरिटी के तौर पे वांग आइसलैंड को लिखा गया है, अगर आपकी गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं दिया तो हम लोगों को वांग आइसलैंड मिल जाएगा। मैं यहाँ पे जो भी कुछ कह रहा हूँ वो किंग के ऑर्डर के हिसाब से कह रहा हूँ। किंग ने कहा कि डेथ पे करना सभी लोगों के लिए जरूरी होता है और नोबल्स के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि वो कंट्री के ओनर होते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं कहा तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करिए। 3 दिन में हमारा यूनुआन बैंक वांग आइसलैंड को टेक ओवर कर लेगा और जो गवर्नर झूरोन है वो हमारे साथ में सोल्जर्स को भेजेंगे उस जगह को टेक ओवर करने के लिए। क्रिस सोच रहा होता है लोग कितना घटिया लोग हैं। जब हमारे जिनसन आइसलैंड को टेक ओवर करने की बात आई थी तभी सभी के सभी पीछे हट गए थे, यहाँ तक कि इन लोगों ने क्यू तियानबे से हाथ मिला के हमारे ऊपर अटैक करवा दिया। काउंट ने कितने ही लेटर्स भेजे होंगे मोनार्क के पास में, लेकिन उन्होंने एक भी लेटर का जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि उनको बाबा इग्नोर किया। हम देते वहाँ पे काउंट खांसते खांसते बेहोश हो गए होते हैं। शू टिंग्यू बोल रहा होता है अगर काउंट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर सकते तो हम लोग यहाँ पे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। काउंटेस बोल रही होती है क्या तुम इनको मारना चाहते हो। काउंटेस बोल रही होती है शू टिंग्यू सभी लोगों को पता है आखिर मेरे फादर इन लोग क्यों हारे थे। वो यूनुआन बैंक ही थी जिसने कि क्यू तियानबे को बताया था कि हमारे पास में कितने की आर्मी है, इसी वजह से रातों रात हमारी आर्मी को खत्म कर दिया गया। यूनुआन बैंक के सारे लोग बोल रहे होते मिसेस जिन आप बिना किसी एविडेंस के कुछ भी नहीं बोल सकती, आपको यहाँ पे कुछ भी सोच समझ के बोलना चाहिए। आप एक काउंटेस है। जो बंदा ये बात बोल रहा होता है उसका नाम है शू बटाओ जो कि यूनुआन बैंक का एक एल्डर है। क्रिस बोल रहा होता है मदर इन लॉ प्लीज शांत हो जाइए, हमें फादर इन लॉ को लेकर जाना चाहिए आराम करने के लिए। हम देते यहाँ पे काउंटेस काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। फिर जो काउंटेस होती है वो फैमिली सील को क्रिस को दे देती है। शू टिंग्यू सोच रहा होता है जिन फैमिली सच में तबाह होने वाली है। वो यहाँ पे सारी पावर एक छोटे से सनी लोग को देख जा रही है। काउंट के जाने के बाद में क्रिस बोल रहा होता है अपने पास में पूरी अथॉरिटी आ चुकी है आप लोगों से बात करने की। शू टिंग्यू बोल रहा होता है बात कुछ नहीं करनी, चलो साइन करो। और वैसे भी तुम साइन करो या ना करो वांग आइसलैंड तो हमारा ही है, साइन करके सिर्फ तुम अपनी डिग्निटी को बचाए रखोगे, लेकिन अगर तुम साइन नहीं करते तो वांग आइसलैंड के अंदर जितने भी जिन फैमिली के बंदे हैं उन सभी को बाहर निकाल दिया जाएगा। क्रिस बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मैं साइन कर रहा हूँ, मैं इतना बेशर्म नहीं हो सकता, लेकिन साइन करने से पहले क्रिस रुक जाता है। सभी लोग सोच रहे होते हैं आखिर ये साइन क्यों नहीं कर रहा। क्रिस बोल रहा होता है यहाँ पे सिर्फ यूनुआन बैंक ही नहीं है जो कि डेथ मांगने के लिए आई है, मेरे हिसाब से सिर्फ वांग आइसलैंड ही ऐसा नहीं है जो कि आप लोगों को चाहिए। आप लोगों के पास में अगर कोई और कॉन्ट्रैक्ट भी है तो उसको बाहर निकाल दो। यूनुआन बैंक के बंदे सोच रहे होते हैं क्या ये बंदा पागल हो चुका है, पहले इसके ऊपर बहुत सारी उधारी है और जितने भी यहाँ पे बंदे उन सभी को उधारी के बारे में पूछ रहा है। क्रिस बोल रहा होता है जितने भी बंदों ने उधार दिया वो सभी के सभी सामने आओ। तभी एक बंदा खड़ा होते हुए बोल रहा होता है लिनबो ने आपको एक उधार दिया था, हालांकि वो मारे जा चुके हैं लेकिन उनका उधार अभी तक नहीं दिया गया। हमारा जो जिंगन मेंशन है हम उनके इन लॉज है, मेरे पास है पूरा राइट है उन लोगों की तरफ से उधार लेने का। मैं मिस्टर क्रिस से बोलूंगा कि उधार दे दे। क्रिस बोल रहा होता है हाँ ये बात 3500 गोल्ड कॉइन की बात है, क्या आप किसी और को भी अपना उधार मांगना है। क्या जियाओ बोल रहा होता है 20 साल पहले जो जिन्यू थे वो आर्मी लेके आए थे हमारी क्यू फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए, रिजल्ट के तौर पर उनकी पूरी आर्मी खत्म कर दी गई। उन्होंने हमारे टेल सिटी में एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था जिसके अंदर वो कंपोजिशन के तौर पे हमें हर साल 9000 गोल्ड कॉइन देंगे। वैसे तो हम लोग आधे महीने से वेट कर रहे हैं और हमें यहाँ पे आधा महीना और वेट करना चाहिए क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ है, लेकिन तुम्हारी फैमिली खत्म होने वाली है तो पैसे कौन देगा, कहीं तुम इस डेथ को भूले तो नहीं ना। फिर वो जनी को देखते हुए बोल रहा होता है ये लड़की काफी ज्यादा सुंदर है, इससे खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी।
ये तो काफी बेकार बात है कि रॉयल फैमिली किसके ऊपर नजर है, लेकिन जो जिन जियांग है वो भी काफी ज्यादा सुंदर है, मुझे तो वो भी चल जाएगी। क्रिस बोल रहा होता है, हाँ तुम्हारे 9000 गोल्ड कॉइन बाकी है। और कौन है यहाँ पे? तभी वहाँ पे जुई पेन खड़े होते हुए बोल रहा होता है, 20 साल पहले जुआनो मेंशन ने Q93 के ऊपर अटैक किया था, जिसमें उनकी पूरी आर्मी खत्म हो गई। उस टाइम हम लोगों ने उनकी हेल्प करने का ट्राई किया था, पर हमारे पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं था, नहीं हमारे पास में आर्मी थी। हमारी जुई फैमिली ने उस टाइम पे आप लोगों को 30,000 गोल्ड कॉइन दिए थे। वैसे हमारा ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, लेकिन शायद से आप लोगों को ये चीज याद होगी। क्रिस सोच रहा होता ये चीज हुई थी, लेकिन उस टाइम जुई फैमिली ने बोला था कि ये पैसा वापस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये किसी भी उधार में नहीं गिना जाएगा। सच में ये कमी जिन फैमिली की काइंडनेस को भूल चुके हैं। जुई पैन बोल रहा होता है, हम लोगों ने आपको 30,000 गोल्ड कॉइन दिए थे, अगर 20 साल के हिसाब से हम लोग मिनिमम इंटरेस्ट मिलाए तो भी 51,000 गोल्ड कॉइन होते हैं। शू टिंगू सोच रहा होता है ये कितना बड़ा बेवकूफ है, इसने अपने ऊपर 63,500 का गोल्ड कॉइन का उधार और भी कर लिया। तभी हम देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेजरी खड़े होते हैं, जो कि बोल रहे होते पिछले साल के आखिर में तुम्हारे जुआनो मेंशन ने कोई भी टैक्स पे नहीं किया था। वैसे जो टैक्स पे करने हैं वो है 9,000 गोल्ड कॉइन, लेकिन अगर मैं 10 साल के ना पे के हुए टैक्स को जोड़ लूं तो होते 27,000 गोल्ड कॉइन। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है, यूई किंगडम के अंदर हर साल बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, जिसमें काम करने के लिए नोबल्स अपने बंदों को भेजते हैं। हजारों मील से काम करने के लिए अपने बंदों को भेजना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, इसी वजह से मोनार्क नोबल से पैसा मांग लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में इन पैसों का कोई भी हिसाब नहीं रहा, जो काफी सारे नोबल से वो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। लेकिन जिंजू की पर्सनैलिटी काफी अच्छी है, वो यहाँ से हर साल पैसा देता रहता था, लेकिन किंग ने यहाँ पे भी कमीनापंती करके जो पैसा बचा उसको जोड़ लिया। क्रिस सोच रहा होता है ये सभी बहुत ही बड़े कमीने हैं, इन सभी को पता है वांग एसन के बिना हम अपनी आर्मी को सपोर्ट नहीं कर सकते, इसी वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। क्रिस बोल रहा होता है यहाँ पे टोटल 5 लोगों का उधार हो चुका है, कि यहाँ पे कोई और भी बाकी है? तभी शूटिंग में खड़ा होते हुए बोल रहा होता है, फालतू बातें करना बंद करो, फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो और वांग एसन हम लोगों को दे दो। जुई पैन बोल रहा होता है, तुम हमारा पेमेंट नहीं कर पाओगे और तुम्हारे 10,000 एकड़ की जमीन बेच के हमको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, हमें तुम्हारा कैसल चाहिए। क्या जियाओ बोल रहा होता है, हमें तुम्हारी जमीनें चाहिए, साथ ही हमें तुम्हारी जिनजियांग भी चाहिए, तब जाके हमारा पैसा पे हो पाएगा। वहाँ पे सारे बंदे हंसते हुए बोल रहे होते हैं, इन लोगों के पूरे 8 लाख गोल्ड कॉइन का उधार है। पहले तो वैसे वांग एसन जा रहा था, लेकिन अब इनकी जमीनें और कैसल सब कुछ जाएगा। सू टिंगू बोल रहा होता है, फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो, हमारे पास में ज्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। तभी क्रिस उस कॉन्ट्रैक्ट को उठाते हुए फाड़ देता है। शू टिंगू खड़ा होते हुए बोल रहा होता है, क्रिस क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या तुम्हें लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ने से कुछ ही फायदा होगा? अगर तुम पैसा पे नहीं करोगे तो यहाँ पे आर्मी भेज जाएगी। क्रिस बोल रहा होता है, शू टिंगू जाके अपनी मॉम से साइन करवा लो, और फिर किसी अपने कपड़े उतार देता है। क्रिस बोल रहा होता है, यहाँ पे सिर्फ तुम 8 लाख गोल्ड कॉइन के हमारी पूरी जिन फैमिली को बर्बाद करोगे? तुम चाहते हो हम तुम्हें वांग एसन दे दे और हमें एंसेस्टर्स की जमीन को बेच दे? सपने देखना बंद कर दो। हम देते क्रिस ने जो कपड़े पहने होते वो 500 गोल्ड कॉइन की होती है। क्रिस बोल रहा होता है, शू बताओ तुम एक गधे हो, जुई पैन और शू टिंगू तुम सभी के सभी गधे हो। जितने भी लोगों ने हमें उधार दिया है वो सभी के सभी अपनी जगह पे खड़े रहो, तुम लोगों का पैसा भी आ रहा है। फिर हम देखते हैं जुआनो मेंशन की छत खुलती है और उसे पैसे की बारिश होने लगती है। जो जेनी होती है वो क्रिस को सदा पकड़ा के खड़ी कर देती है, जिससे कि क्रिस को चोट ना लगे। वही वहाँ पे लगातार पैसों की बारिश होती जा रही होती है, सिर्फ पैसों की वजह से वहाँ पे टेबल तक टूट गए होते हैं। क्रिस सोच रहा होता है, देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। शू टिंगू सोच रहा होता है, क्या इसने यहाँ पे 8 लाख गोल्ड कॉइन रख दिए? क्रिस बोल रहा होता है, शू टिंगू जुई पैन क्या जाओ, यहाँ पे 8 लाख गोल्ड कॉइन्स है, तुम्हारा जितना भी हिस्सा बनता है तुम यहाँ पे गिन के यहाँ से लेके चले जाओ। तुम लोग यहाँ पे 7 लाख गोल्ड कॉइन को ऐसे बोल रहे थे जैसे कि 7 लाख गोल्ड कॉइन हमारे फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन 7 लाख गोल्ड कॉइन हमारी फैमिली के लिए बहुत ही छोटा अमाउंट है, इसे तुम जुआनो मेंशन का बाली बाका नहीं कर सकते। शू टिंगू सोच रहा होते 7 लाख रुपए को सिर्फ 7 लाख रुपए बोल रहा है, क्या इसको पता नहीं कि कितना है? इस पैसे से ये पूरा आश्रम खरीद सकता है। क्रिस बोल रहा होता है, तुम लोग बोल रहे थे कि मैं इतना महंगा कपड़े पहनने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है इतने सारे पैसे देख के? तुम्हें पता है मेरे इस कपड़े की कीमत है 500 गोल्ड कॉइन और मैंने ऐसे 800 पीस बना रखे हैं। तुम लोग सच में लाइफ को काफी ज्यादा बेकार तरीके से जीते हो। तुम लोग बोलते हो कि मैं 100 गोल्ड कॉइन की फीस एक टाइम में खाता हूँ। हाँ, मेरे महीने की खाने की कॉस्ट 1000 गोल्ड कॉइन है, लेकिन तुम्हें इससे क्या? मैं क्रिस हूँ, मेरे पास में बहुत सारा पैसा है, जुआनो मेंशन के पास में भी बहुत सारा पैसा है। तुम यहाँ पे 7 लाख की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ पे 1 मिलियन 2 मिलियन कुछ भी नहीं है। क्रिएटर्स तुमने यहाँ पे अपना पैसा लो, यहाँ से निकल जाओ। फिर क्रिस वहाँ पे डी को सभी लोगों को गिफ्ट करते हुए बोल रहा होता है, आप लोग यहाँ पे 7 लाख गोल्ड कॉइन को विटनेस करने के लिए आए थे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने पे कर दिया है। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमसे पैसे मांगता हो। 6 पिन सोच रहा होता है, यहाँ पे इसने बाकी सारे एलर्ट्स का नाम ले लिया, लेकिन इसने मेरा नाम नहीं लिया, क्या ये मुझे हल्के में ले रहा है? ड्यूक भी सोच रहे होते ये बंदा कमाल का है, जिनसन एसन के बैटल में जुआनो मेंशन हारने ही वाला था, लेकिन इसने जुआनो मेंशन को जितवा दिया। कहा था टैलेंट से ज्यादा जरूरी पैसा होता है, लेकिन इसके पास में ऐसा टैलेंट है जो कि इसको पैसे कमा के दे रहा है। पता नहीं यहाँ पे 8 लाख गोल्ड कॉइन ला कहाँ से होगा। ड्यूक बोल रहे होते हैं, हाँ जुआनो मेंशन और यूनियन बैंक के अंदर जितना भी कर्जा था
वो सभी के सभी कंप्लीट हो चुका है। क्रिस बोल रहा होता है आपके कहने का मतलब है जो यूनियन बैंक है वो हमसे वांगे से नहीं ले सकता ना, और यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं जो कि हमसे कह सकता है कि हमको अपने घर से बाहर निकलना है। ड्यूक बोल रहे होते जो वांगे आइसलैंड है वो तुम्हारी फैमिली को बिलोंग करता था और तुम्हारी ही फैमिली को बिलोंग करता है। क्रिस बोल रहा होता है शूटिंग यू, क्या तुमने ये सुना जो वांगे आइसलैंड का हमारा उधार था वो कम्प्लीट हो चुका है। तुम्हारे लिए वांगे आइसलैंड को पाना एक सपने की तरह है। अभी मेरे पास में बहुत सारा काम है तो मैं तुम्हें और एंटरटेन नहीं कर सकता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्रिस के जाने के बाद सिक्सपिंस बोल रहे होते हैं ये लड़का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सिर्फ एक छोटा मोटा सनी लियोन होने के बावजूद भी काफी ज्यादा एरोगेंट है। मुझे डर है पैसा तो कमा लेगा पर अपनी जान खो बैठेगा। शूटिंग यू बोल रहा होता तुम लोग का उधार कम है, जल्दी से अपना पैसा गिन के यहाँ से निकल जाओ, फिर मैं अपना पैसा गिनूंगा। जुई पेन सोच रहा होता जुआनो मेंशन तो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं हुआ, अगर मैं अपने पैसे ले भी लेता हूँ तो क्या ही फायदा होगा। शूटिंग यू बोल रहा होता है किया जिया तुम अपना 9000 गोल्ड कॉइन ले लो। किया जिया बोल रहा होता है जो गोल्ड है वो काफी ज्यादा नया है और इसकी प्योरिटी भी काफी ज्यादा हाई है, लेकिन इसके ऊपर ना ही कुछ लिखा हुआ है ना ही कोई पैटर्न बना हुआ है। क्या इसे अभी माइन करके निकाला गया है? अभी तुम जो मेरे हाथ में पीस देख रहे हो इसे अभी रिफाइन किया गया है। क्या उस लड़के को नहीं पता अपने पास में एक जरख क्राइम है? जुआनो में से एक बहुत ही छोटी सी फोर्स है जिसके पास में 2 से 3 हजार की आर्मी है। उनके पास में इतना सारा पैसा होना उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक बात है। क्या पता कोई लूटर उनको लूटने के चक्कर में उनकी फैमिली को खत्म कर दे। फिर हंसते हुए किया वहां से जाने लगता है। किया जियाओ बोल रहा होता है यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है, मुझे डर है यहाँ पे कुछ बुरा ना हो जाए। शू बटाओ बोल रहा होता है जल्दी आओ मैं 7 लाख गोल्ड कॉइन गिन लो। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है क्रिस जुआनो मेंशन में जीत चुका है, लेकिन जुआनो सिटी में से बहुत सारे लोग हैं जो कि उसके हार का वेट कर रहे हैं। जैसे ही क्रिस यहाँ पे हारेगा वो लोग पार्टी करना स्टार्ट कर देंगे। आगे हमें जुआनो सिटी का सीन दिखा जाता है। जू बेनाओ बोल रहा होता है जुआनो मेंशन इस बार तो हार जाएगा, उनके पास में ना उनकी जमीन बचेगी ना ही उनका घर और ना ही वांगे आइसलैंड, वो लोग एकदम भूखे नंगे हो जाएंगे। दूसरा बंदा भी बोल रहा होता है हम लोग को जुआनो मेंशन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलने वाला है, जो जिन फैमिली की जमीन है वो चीफ फैमिली को मिलेगी, वही कैसा सिक्सपिंस को मिलेगा। जितनी भी वर्कशॉप है जिंघान मेंशन को मिलने वाली है, जो वांगे आइसलैंड का मिनरल है वो जिन्हाई मेंशन को मिलेगा, वही वहाँ का सॉल्ट मिलेगा यूनियन बैंक को। तभी वहाँ पे कोई बोल रहा होता है देखो जिंघान मेंशन के क्राउन प्रिंस आ गए। फिर सभी लोग जिंघान मेंशन के क्राउन प्रिंस को घेर लेते हैं और बोल रहे होते हैं हमें आखिर क्या मिलने वाला है। वैसे जेनी किसको मिल रही है? क्या उसने अपनी फैमिली के लिए फाइट करी या डायरेक्ट हार मान गई? क्या क्रिस वहाँ पे मारा गया? और काउंट का क्या हुआ? वो तो शर्म के मारे तातार हो गया होगा। फिर वहाँ पे कोई बोल रहा होता है प्रिंस आप तो काफी डरे हुए लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन से खुश नहीं हैं। आपकी फैमिली का तो ऑलरेडी काफी ज्यादा फायदा हुआ है ना, आपको तो यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है और यहाँ जिन फैमिली तबाह हो रही है आपकी फैमिली तबाह नहीं हो रही। प्रिंस वो बोल रहा होता है सपने मत देखो, यहाँ पे हम लोग हारे हैं और क्रिस जीता है। क्रिस ने यहाँ पे 7 लाख नहीं बल्कि 8 लाख गोल्ड कॉइन वापस किए हैं, उसने सभी के सामने पैसे की बारिश कर दी और हम लोग को एक ही बार में खत्म कर दिया। वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं आप मजाक कर रहे हैं ना, ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरा बंदा भी बोल रहा होता है कि किसके पास में इतना सारा पैसा कहाँ से आ सकता है, इतने में तियानन प्रोविंस के 2 बार के टैक्स भर सकते हैं। प्रिंस चिढ़ते हुए बोल रहा होता है तुम लोग को लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि वापस चले जाओ, यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। ये बोलते हुए वापस चला जाता है। वही हमें जुआनो सिटी में कोर्टयार्ड का सीन दिखा जाता है। टैंगयून और टैंगलून बैठ के पी रहे होते हैं। टैंगलून बोल रहा होता है काफी ज्यादा खुशी का दिन है, हमारे 100 साल पुराने दुश्मन खत्म हो रहे हैं। जिंजू को देख के दुनन ने बोला था कि वो एक प्रोडिजी है, लेकिन एक वक्त जो प्रोडिजी था वो आज खत्म होने वाला है। अपनी बर्बादी को देखते हुए जिंजू काफी ज्यादा पागल हो गया होगा। टैंगयून बोल रहा होता है फादर एग्रीमेंट के हिसाब से वांगे आइसलैंड का 30% तो हम लोग को मिलेगा ना, और हमें वांगे आइसलैंड का पूरा सॉल्ट मिलेगा। हालांकि जो 70% प्रॉफिट है वो यूनियन बैंक को देना पड़ेगा। हमारे पास में जिनसन आइसलैंड का भी 30% है, हमें यहाँ पे अंदर बाहर करने से ज्यादा लॉस नहीं हुआ। टैंगलून बोल रहा होता है हमारी फैमिली को लॉस तो हुआ है, लेकिन जुआनो मेंशन के सामने ये लॉस कुछ भी नहीं, बल्कि ये तो प्रॉफिट है। यहाँ जुआनो मेंशन डिस्ट्रॉय हुआ है, इससे मैं बहुत ही खुश हूँ। तभी वहाँ पे कियाओ जियाओ एंटर करता है। टैंगलून बोल रहा होता है आओ बैठो हमारे साथ में पियो, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कियाओ जियाओ बोल रहा होता है टैंगलून ज्यादा खुश मत हो, जुआनो मेंशन तबाह नहीं हुआ, क्रिस ने पैसे वापस कर दिए हैं और उसने यहाँ पे 7 लाख नहीं बल्कि 8 लाख गोल्ड कॉइन वापस किए हैं। अभी भी उसके पास में बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, तो क्या तुम अब खुश हो? हम देते टैंगलून के हाथ से कब गिर टूट गया होता है। टैंगलून बोल रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम लोग यहाँ पे 7 लाख गोल्ड कॉइन की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्रिस के पास में इतना हो ही नहीं सकता। अगर उसके पास में पैसा होता तो काउंट जाने बीमार क्यों पड़ते। निंजंग यहाँ पे 1000 माइल ट्रेवल करके आया था, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ 1000 गोल्ड कॉइन की हेल्प कर पाया और किसी ने तो उन लोगों की हेल्प करी नहीं है, तो आखिर वो लोग बचे कैसे। कियाओ जियाओ बोल रहा होता है वहाँ पे गरीब होने की एक्टिंग कर रहे थे। तभी टैंगलून वहाँ पे गिरते हुए बोल रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, मैंने आज बहुत ज्यादा खर्चा किया था, जिनसन लाइसेंस के ऊपर भी मैंने इसी वजह से गिव अप कर दिया। अब आगे हमारे टैंक फैमिली के पास में क्या ही बच गया है, हम लोग तो बर्बाद हो गए। फिर वो खून खांसते हुए बेहोश जाते हैं। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है झेंगडू सभी लोगों की नजरों से गायब हो चुका है।
जब सभी लोग जिन फैमिली के पास में कर्जा लेने के लिए गए थे तभी उसने कुछ नहीं कहा। जब सभी लोग वांगा आइसलैंड लेने की बात कर रहे थे तभी उसने कुछ नहीं कहा। अब वो बिल्कुल गायब हो चुका है। पिछले महीने से लेकर उसने अभी तक सिर्फ एक ही काम किया है, उसने जाकर सिर्फ किंग को रिपोर्ट किया है कि वो काफी ज्यादा बीमार है और वो कुछ महीने तक काम नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले झेंगडू सभी की नजरों में एक जीनियस और स्टार था, लेकिन आज वो सिर्फ एक बेवकूफ बन के रह चुका है। आगे हमें जंग फैमिली के बाहर का सीन दिखा जाता है। हम देते हैं इकेयू को, जो कि दो बंदों की बात सुन रही होती है। पहला बंदा बोल रहा होता है जिनसन आइसलैंड के हारने के बाद से जंग फैमिली एकदम पागल हो चुकी है, वो लोग बाहर तक नहीं आते। झेंगडू की बेवकूफी की वजह से जो जिनसन आइसलैंड वो कीर्तियानवे को मिल गया। इकेयू अंदर आते हुए बोल रही होती है, अंकल झेंग हम लोग हार गए और किसने 8 लाख गोल्ड कॉइन को पे कर दिया। झेंगडू बैठते हुए बोल रहा होता है, क्या ये सच है? आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे कभी भी नहीं लगा था कि किसी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। मुझे माफ करना, मैं किसी की भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगा था कि मैं चीफ फैमिली को हजारों एकड़ की जमीन दिला दूंगा, लेकिन अब मुझे तुम्हारे फादर से माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर पाया। इकेयू बोल रही होती है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने फादर को रिपोर्ट कर दूंगी, आप प्लीज यहाँ पे आराम करिए, आपकी तबीयत बहुत ही खराब है। झेंगडू बोल रहा होता है, मेरी तरफ से उनसे माफी मांगना और बोलना कि सारी गलती मेरी है। इकेयू बोल रही होती है, जैसे आपने कहा है मैं फादर को बोल दूंगी। झेंगडू बोल रहा होता है, झेंगजिन इसको बाहर छोड़ के आओ। हम देते थोड़ी देर बाद में झेंगजिन वापस आ गया होता है। झेंगजिन सोच रहा होता है किसने यहाँ पे 7 लाख गोल्ड कॉइन को पे भी कर दिया और उसने जिनसन आइसलैंड को भी जीत लिया। वो हर एक महीने मेरे फादर से बेटर है। झेंगडू सोच रहा होता है, मैं यहाँ पे एक कदम आगे की सोच रहा हूँ, वही किसी यहाँ पे 4-5 कदम आगे की सोचता है। वो बिल्कुल एक मजे हुए चेस प्लेयर की तरह है। अपने लाइफ में मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मुझे ऐसा अपोनेंट मिलेगा जिसके साथ खेलने में मुझे मजा आएगा। झेंगडू बोल रहा होता है, अगर मेरी प्रेडिक्शन सही है तो अगली जो चीज होने वाली है उसके अंदर कियाओजिया मारा जाएगा, वो भी एक काफी ज्यादा गंदी मौत। ये सब यहाँ पे जुआनो मेंशन करेगा, लेकिन वो अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेने वाले। क्रिस ने यहाँ पे बहुत ही बड़ा जाल बुन दिया है जिसके अंदर वो बहुत सारे लोगों को आने का वेट कर रहा है। जैसे इस जाल के अंदर लोग फंसेंगे उसके अंदर मारे जाएंगे। मुझे 10,000 लोग दिख रहे हैं इसके अंदर मरते हुए। आसमान से खून की बारिश हो रही है। मैं यहाँ पे पायरेट किंग कीर्तियानवे को खत्म होते हुए देख रहा हूँ। टैंक फैमिली भी इसी में खत्म हो रही है और काफी सारे पैसे वाली फैमिली भी मारे जाएंगे, लेकिन यही हमारी अपॉर्चुनिटी भी है। झेंगजिन प्रिपेयर हो जाओ, वॉर स्टार्ट होने वाली है जिसके अंदर खून की नदियां बहेंगी। झेंगजिन बोल रहा होता है, फादर आपके कहने का मतलब क्या है? झेंगडू बोल रहा होता है कि यहाँ पे एक बार में बहुत सारी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय करेगा जिससे कि वो नीडल एडिट को होने से रोक सके। अभी उसका मेन टारगेट है कीर्तियानवे के पायरेट्स। वो यहाँ पे जिना मिशन के ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं देगा, लेकिन वो उसको भी खत्म करेगा। फिर झेंगडू खाते हुए बोल रहा होता है, क्रिस यहाँ पे बर्बादी का मंजर लेके आने वाला है। तभी झेंगजिन बोलता है, फादर आप यहाँ पे चाय पीजिए और आराम करिए। झेंगडू बोल रहे होते हैं, वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना था, कियान के नबी जिंदा है। झेंगजिन शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है, क्या कियान के नबी जिंदा है? आखिर वो अभी कहाँ है? झेंगडू बोल रहा होता है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे चुआन से मिली है उसके हिसाब से कियान के नबी कियाओ के मेंशन में है और उसे क्लोज वन में से एक बन चुकी है। अगर मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पे फिर से सही है तो उसने यहाँ पे किससे हाथ मिला लिया है और अभी वो जो भी कुछ कर रही है वो किसे कहने पे कर रही है। झेंगजिन बोल रहा होता है, आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने उसको अपनी आंखों से जलते हुए देखा है। झेंगडू बोल रहा होता है, तुम्हें इस बारे में नहीं पता, लेकिन जू फैमिली के पास में कुछ सीक्रेट रूम है। कियान के पास में भी ऐसा ही एक रूम है। जब आग लगी होगी तो पक्का उस रूम में छुप गई होगी। झेंगजिन बोल रहा होता है, आखिर हम क्या करें? क्या हम उसको मार दे? झेंगडू बोल रहे होते से कोई फायदा नहीं होने वाला। अभी जो कियान है वो क्यूआ के साथ में है और क्यूआ के साथ में रहते हुए टाई सिटी के अंदर कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सीन चेंज होता है, हम देते जुआनो सिटी को। क्रिस के 8 लाख के बाइस करने के बारे में सभी लोगों को पता चल गया होता है। कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं, जुआनो में से तो काफी ज्यादा पावरफुल निकली। किसी को भी नहीं लगा था कि उनके पास में इतना सारा पैसा हो सकता है। वैसे उन लोगों के पास में ये पैसा आ कहाँ से रहा है? क्या ये सारा पैसा किसने कमाया है? वैसे ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी इतने कम टाइम में इतना पैसा नहीं कमा सकता। इतने सारे पैसे की न्यूज बाहर आने के साथ में सभी लोगों को लग रहा होता है कि जुआनो मिशन के पास में गोल्ड की माइन है। एक बंदा बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है जो 7 लाख गोल्ड कॉइन थे वो भी माइन किए गए थे क्योंकि वो काफी ज्यादा नए थे, उसके ऊपर कोई भी लिखावट नहीं करी गई थी। और तुम्हें पता है गोल्ड में कुछ इम्प्योर गोल्ड भी मिला हुआ है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है, पक्का वांगे आइसलैंड के ऊपर गोल्ड माइन है, इसी वजह से जुआनो मिशन बच गया। तीसरा बंदा बोल रहा होता है, अब मुझे समझ में आया आखिर जो वांगे आइसलैंड उसको सील क्यों किया गया है और जुआनो मिशन वाले किसी को भी वहाँ जाने क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ पे गोल्ड की माइन है। आगे हमें जुआनो मिशन के गार्डन का सीन दिखा जाता है। काउंटेस बोल रही होती है, मेरे हस्बैंड ने काफी ज्यादा मेहनत करी है, लेकिन क्रिस की दवाई खाने की वजह से आप पहले जितने फिट हो गए हैं और काफी यंग भी लग रहे हैं। क्रिस, क्या तुम मुझे भी वो मेडिसिन दे सकते हो जो कि तुमने अपने फादर इन लॉ को दिया है? क्रिस बोल रहा होता है, मदर इन लॉ क्या आपको वेट लूज करना है? लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि जनी से भी बेटर बॉडी किसी के पास में है तो वो आप हो। अगर आप थोड़ा सा भी वेट गेन करेंगे तो आप काफी मोटी लगेंगी और वेट लूज करेंगे तो काफी पतली लगेंगी। आपको यहाँ पे गॉड ने परफेक्ट बनाया है, आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। काउंटेस बोल रही होती, मैं सनी लोग कितना प्यारा बोलता है,
काउंट आपको भी इससे कुछ सीखना चाहिए। काउंट बोल रहे होते हैं कि सभी हम लोग ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे टॉपिक पे बात करनी चाहिए। क्रिस बोल रहा होता है यहाँ पे जल्दी ही वॉर होने वाली है, हमें अपनी आर्मी को बढ़ाना होगा। काउंट बोल रहे होते हैं आखिर हम लोग बाहर से लोगों को रिक्रूट करें या फिर अंदर से। बाहर के जो वॉरियर्स है उनके पास में काफी अच्छी हाई कॉम्बैट पावर है, लेकिन उनकी जो लॉयल्टी वो बहुत ही कम है। वही जो अंदर के बंदे उनकी लॉयल्टी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो इतने पावरफुल नहीं है। क्रिस बोल रहा होता है हमारी जो आर्मी वो तो बस शो ऑफ करने के लिए बनाई जा रही है, हमें यहाँ पे ज्यादा फाइट करने के मौके नहीं मिलेंगे। हमें यहाँ पे ज्यादातर लोगों को मारना है, पोजन करना है और ट्रैप करना है। हमें यहाँ पे 3 दिन के अंदर अपनी आर्मी को कंप्लीट करना है। हमारे पास में वेपन और आर्मी की कोई कमी नहीं है, हमें बस बंदों को रिक्रूट करना है। फादर इन लॉ आप 4,000 बंदों को लेके वांगा आइलैंड चले जाओ। तियांदा एयरलाइंस ने हम लोग को एडवांस में काफी सारा पैसा दे दिया है। अभी हम लोग उनके दिए हुए गोल्ड माइन के गोल्ड कॉइन को यूज कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे 4 लाख गोल्ड कॉइन को यूज करेंगे वांगा आइलैंड को गोल्ड कॉइन से डेकोरेट करने के लिए। हमारे जो आयरन माइंस है हम उनको दिखाएंगे कि वो गोल्ड माइंस है। हमें सभी लोगों को दिखाना है हमारे जो पैसे कमाने का सेंटर है वो वांगा आइलैंड है। जुआनो मेंशन में अभी सिर्फ 1000 सोल्जर्स है, लेकिन वांगा आइलैंड में पूरे 4000 सोल्जर होने चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो सभी लोगों को लगेगा कि यहाँ पे कुछ तो अजीब है। सभी लोगों को लगेगा कि वांगा आइलैंड के अंदर कुछ तो छुपा हुआ है, जैसे कि गोल्ड माइन। काउंट जुआनो बोल रहे होता है अगर किसी के पास में अंदर की न्यूज ना हो तो पक्का से बेवकूफ बन जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी लगता है कि हमारे पास में गोल्ड माइन आ चुकी है। जहाँ तक तैंगलून और क्यू तियानबे की बात है वो लोग भी इस ट्रैप पे फंस जाएंगे। हमने यहाँ पे इतना बड़ा स्कैम करा है कि इसके अंदर सभी लोग फंसेंगे। क्रिस बोल रहा होता है नहीं, झेंडू को फंसाना काफी ज्यादा मुश्किल है, वो हमें कुछ महीनों से नहीं दिखा है। सबको इसने कह रखा है कि वो घर पे बैठ के रिकवर हो रहा है, लेकिन उसका ऐसे रहना हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। काउंट बोल रहे होते वो तो यहाँ पे इन्वॉल्व भी नहीं है, तो आखिर वो कैसे कुछ कर सकता है। क्रिस बोल रहा होता है एक अच्छे चेस प्लेयर को गेम में इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे उसका निशान अपने गोल पे ही होता है। आपको लग रहा है कि झेंडू आपके ऊपर नजर नहीं रख रहा, लेकिन वो आपके ऊपर नजर रख रहा है। यहाँ पे क्यू तियानबे से लेकर सभी लोगों से सब कुछ उसी ने करवाया है। वो यहाँ पे 3 बड़ी फोर्सेस को खत्म करना चाहता है, जिससे कि उसे बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मिले। वो बस यहाँ पे दाना दे दे के सभी नोबल्स को फंसा रहा है और अपना काम निकाल रहा है। जेनी जाकर आर्मी को प्रिपेयर कर लो। जाते हुए जेनी बोल रही होती है क्रिस क्या तुम्हें याद है तुमने एक बेट लगाई थी। क्रिस बोलता है कौन सी बैट। जेनी गुस्सा करते हुए जा रही होती है और बोल रही होती है मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। जाओबाई सोच रही होती है मिस काफी ज्यादा अनोइंग है, ना ये खुद चांस ले रही है ना मुझे चांस लेने दे रही है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है जेनी जुआनो मेंशन में रहने वाले लोगों के पास में गई और वहाँ से लोगों को रिक्रूट करने लगी। जुआनो मेंशन अपने आर्मी को एक्सपेंड कर रही है, इससे उसके पड़ोसी काफी ज्यादा डर गए, लेकिन उनका ध्यान किसी और चीज पे चला गया। हम देते 2 नोबल्स को, जिनमें से पहला नोबल बोल रहा होता है क्या तुमने सुना जुआनो मेंशन सोल्जर्स रिक्रूट कर रही है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है पक्का वो उनको वांगा आइलैंड में भेजेंगे, वांगा आइलैंड में कुछ ना कुछ तो अजीब है। पहला बंदा बोल रहा होता है जुआनो मेंशन के पास में जो भी गोल्ड था वो काफी नया था, हो सकता है वांगा आइलैंड पे गोल्ड की माइन हो जहाँ पे 1000 किलो सोना पड़ा हुआ हो। दूसरा नोबल बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो अजीब हो रहा है। वही हमें जिन्हा मेंशन का सीन दिखा जाता है। टैंगलून किसकी माइन कराई हुई गोल्ड को चेक करवा रहा होता है। चेक करने वाला बोल रहा होता है काउंट ये बिल्कुल सोना है जिसको अभी भी रिफाइन किया गया है। टैंगलून बोल रहा होता है पहले वांगा आइलैंड के अंदर कोई भी माइन नहीं हुआ करती थी, जिन फैमिली ने वहाँ पे कम से कम 100 सालों तक खुदाई करी है। चेक करने वाला बता रहा होता है ज्यादातर गोल्ड माइंस होती है वो काफी ज्यादा गहरी होती है और गोल्ड मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ये तो एक्सीडेंटली मिलती है। टैंगलून बोल रहा होता है लोगों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजो, गोल्ड माइन फेक नहीं हो सकती। अगर वहाँ पे गोल्ड है तो समय वहाँ पे काफी ज्यादा गोल्ड पड़ा होगा। ये तो काफी ज्यादा बेकार बात है कि वो एक आइसलैंड है, थोड़ा अंदर खोदने पे वहाँ पानी निकल जाता है। मैं वहाँ पे स्पाइस को भेजूंगा ताकि वो देख सके कि आखिर वांगा आइलैंड के अंदर माइंस कहाँ पे है। टैंगलून बोल रहा होता है फादर जिन फैमिली का जो डिफेंस है वो काफी ज्यादा टाइट हो रखा है, चाहे हम वहाँ पे कितने भी स्पाइस क्यों ना भेजे वो सारे के सारे मारे जाएंगे। जिन फैमिली लगातार अपनी आर्मी को बढ़ाई जा रही है और उनको बढ़ा बढ़ा के वांगा आइलैंड के ऊपर भेज रहे हैं। टैंगलून बोल रहा होता है आखिर तुम्हारा बड़ा भाई टैंगन कहाँ पे है, क्या उसकी तरफ से कोई रिप्लाई आया। तभी वहाँ पे टैंगलून का छोटा भाई आता है जो कि घबराते हुए बिग ब्रदर बोल रहा होता है। टैंगलून बोल रहा होता है क्या हुआ। वो बंदा बोल रहा होता है टैंगन ने आने से मना कर दिया क्योंकि उसने कहा कि वो बहुत ज्यादा बिजी है, वो नहीं आ सकता, और उसने ये भी कहा कि हम उसके पास में वापस ना जाए। हमारे जाने की वजह से उसको स्वॉर्डमैनशिप सीखने में काफी दिक्कत हो रही है। टैंगलून बोल रहे होते वो तो एक बहुत ही बड़ा कमीना निकला, मेरा दिमाग खराब हो चुका था जो कि मैंने उसको स्वॉर्ड किंग को फॉलो करने दिया, इस चक्कर में वो बेवकूफ भी बन गया और वो मेरी बात भी नहीं मान रहा। एक सेडान रिपेयर कर मैं जुआनो सिटी जाऊंगा। आगे हमें झैंग फैमिली का सीन दिखा जाता है। टैंगलून झैंग फैमिली में आ गया होता है। टैंगलून सोच रहा होता है जिनसन आइलैंड के चक्कर में झेंडू की हालत हो गई है, ये कुछ महीनों से बीमार पड़ा हुआ है और बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा। टैंगलून बोल रहा होता है लॉर्ड प्रीफेक्ट आप अभी तक बेड पे ही है। झेंडू बोल रहा होता है चीजें काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, तो आखिर मैं क्या करूं। टैंगलून बोल रहा होता है लगता है हमारे लॉर्ड प्रीफेक्ट किसे हार मान रहे हैं। झेंडू बोल रहा होता है मैं एक ऐसा इंसान उसको लड़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर मैं चेस का गेम हार जाता हूँ तो मैं चला जाता हूँ।
क्योंकि ज्यादा इन्वॉल्व होने का कोई मतलब नहीं है। टैंगलून सोच रहा होता है लगता है गवर्नर बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। टैंगलून बोल रहा होता है मुझे आपको एक बात बतानी थी, क्या आपको लगता है कि वांग आइलैंड के ऊपर गोल्ड की माइन हो सकती है? क्योंकि एक खबर सच्ची है कि झूठी है हमें अभी तक पता नहीं लगा है। झैंगडू बोल रहा होता है ये बोलना मुश्किल है क्योंकि गोल्ड माइन निकलना वो भी वांग आइलैंड के अंदर, ये एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है। और वही जो किसी वो भी काफी ज्यादा चालाक है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, हम कुछ भी कह नहीं सकते। क्या पता यहाँ पे किसने इतने सारे पैसे को बनाने के लिए बहुत ही बड़ी डील करी हो, जैसे कि तियांदा एयरलाइन से। टैंगलून बोल रहा होता है प्रीफेक्ट झेंग आगे कोई कैसे डील करेगा जिसकी वजह से उसको 8 लाख कॉइंस मिल जाए, वो भी सिर्फ 10 दिन के अंदर। और कोई ऐसी टेक्निक है तो मुझे भी सिखा दो। वहाँ पे झैंगडू कुछ भी नहीं कह पा रहा होता। टैंगलून बोल रहा होता है चीफ फैमिली को किंग ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है और उनके पास में कंट्री के बराबर पैसा है, लेकिन फिर भी वो 1 साल के अंदर कुछ लाख गोल्ड कॉइन भी नहीं कमा पाते हैं। जो जू जीमन था उसके पास में सिल्क के बिजनेस की मोनोपोली थी, तियानमेन प्रोविंस के सबसे अमीर बंदों में से एक था, लेकिन फिर भी वो साल का सिर्फ 10,000 गोल्ड को नहीं कमा पाता था। यहाँ पे मैं जानता हूँ जो सबसे ज्यादा गोल्ड कमा सकते हैं वो है क्यू तियांदई, क्योंकि वो कोई बिजनेस नहीं करता, वो लोगों को लूट लेता है। इससे प्रॉफिटेबल काम तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर वांग आइलैंड के अंदर गोल्ड माइन है तो जिन फैमिली पर अटैक करने का सही टाइम है ये, क्योंकि अगर एक बार उन लोगों ने अपनी आर्मी को बिल्ड कर लिया और सिटी को स्ट्रॉन्ग बना लिया फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। झैंगडू बोल रहा होता है लगता है वो काफी जल्दी है, लेकिन आपको ख्याल रखना चाहिए क्रिस एक काफी चालाक इंसान है, वो यहाँ पे खाली नहीं बैठा होगा। हम लोग को पहले यहाँ पे कंफर्म करना चाहिए कि आखिर वांग आइलैंड के ऊपर गोल्ड है भी कि नहीं। टैंगलून बोल रहा होता है आखिर हम लोग ये काम कैसे करें? मैंने आपको बताया था ना कि वांग आइलैंड के ऊपर किसी को भी नहीं जाने दे रहे। वांग आइलैंड के पास जाते सभी लोगों को मार दिया जा रहा है, तो आगे सच्चाई का पता कैसे चलेगा? झैंगडू बोल रहे होते यहाँ पे एक बंदा है, अगर वो वांग आइलैंड चला भी जाएगा तो भी जुआनू में से वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। टैंगलून बोल रहा होता है आखिर ऐसा कौन है? तभी वो शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है हाँ एक ही ऐसा बंदा है और वो है कियाओ जियाओ। कियाओ जियाओ के पीछे क्यू तियान भी खड़ा है और क्यू तियान के अंडर में 20 से 30 पायलट्स है। वो काफी आराम से वांग आइलैंड के अंदर घुस सकता है, जिन जो की हिम्मत भी नहीं होगी उसको छूने की। टैंगलू वहाँ जाते हुए बोल रहा होता है अपना ख्याल रखेगा प्रीफेक्ट झैंगडू, अब मैं ऐसा चलता हूँ। झैंगडू सोच रहे होता है कि इसमें तुम्हारे तलवार से कटने के लिए बकरे को भेज दिया है, अब इसके क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।